लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था कि if two waves are acting simultaneously, resultant amplitude वेक्टोरियली ऐड करना पड़ता है। अगर दो SHM दो फोर्स किसी पार्टिकल पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं और पार्टिकल SHM कर रहा है, तो हम लोगों ने इक्वेशन रखा था फर्स्ट फोर्स की वजह से x1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन ओमेगा टी प्लस थीटा 1, फिर x2 लिया था a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 2। इसमें ये फर्स्ट वेव का इक्वेशन है, इसका फेज होगा फाई वन। फाई वन जनरली हम लोग फेज के लिए लिखते हैं, फेज ऑफ फर्स्ट वेव। फेज हो गया ओमेगा टी प्लस थीटा 1। इस पूरे को फेज कहा जाता है, ओमेगा टी प्लस थीटा 1 को, और थीटा 1 को फेज कांस्टेंट कहा जाता है। सेकेंड वेव का फेज हो गया ओमेगा टी प्लस थीटा, और फेज डिफरेंस हो जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स हो जाएगा डेल्टा थीटा या डेल्टा फाई, दैट इज फाई वन माइनस फाई टू। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के फेज का डिफरेंस। अगर फाई वन माइनस से फाई टू को माइनस करेंगे, देखिए ओमेगा टी प्लस थीटा 1 माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा। इसी को डेल्टा थीटा कहते हैं। फेज डिफरेंस डेल्टा थीटा इक्वल्स थीटा 1 माइनस थीटा। ये हुआ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया था अंडर रूट a1 स्क्वायर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल्स अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा थीटा। ये आ गया फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला। नाउ दिस फार्मूला में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन डेल्टा थीटा, फेज डिफरेंस पे डिपेंडेंट। और इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इसका मिनिमम वैल्यू होगा तो cos डेल्टा थीटा माइनस 1 हो जाए, a1 माइनस a2 और a1 माइनस a2 और a2 माइनस a2। a1 माइनस a2 भी हो सकता है, a1 और a2 माइनस a1 भी हो सकता है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 प्लस a2। तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, इन्हीं दोनों के बीच में कुछ आएगा। यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी दैट विल लाई बिटवीन a1 माइनस a2 एंड a1 प्लस a2। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का रेंज हो गया। इस रेंज में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है। यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन नंबर 56 है। चलिए सभी लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का हम लोग कर रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या दिया है कि सेकेंड द फेज ऑफ द सेकेंड मोशन, यानी कोई एक एसएचएम पार्टिकल का चल रहा है एक फोर्स के चलते, उसका एम्पलीट्यूड है, और सेकेंड जो वेव है उसके चलते सेकेंड जो वेव है इससे 60 डिग्री आगे, उसका भी एम्पलीट्यूड ए ही है मगर फेज 60 डिग्री से आगे। तो फर्स्ट वेव के चलते जो एम्पलीट्यूड है उसको मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा, और सेकेंड वेव का जो है फेज फर्स्ट वेव से 60 डिग्री आगे है, और लिखा है द फेज ऑफ द थर्ड मोशन इज 60 डिग्री अहेड ऑफ द सेकेंड। सेकेंड से भी 60 डिग्री आगे है थर्ड वाला। मतलब इस तरह की कंडीशन, यहाँ से भी 60 डिग्री आगे यानी कि इधर है, और उसका भी एम्पलीट्यूड ए ही है। इसका मतलब है कि डायग्राम में देखिए, दिस इज 30 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री और आगे, दिस इज द थर्ड, ये भी 30 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहला वेव का फेज एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर लेते हैं तो सेकेंड वेव का ये हो गया, ये इसको आप कह सकते हैं A1 इक्वल से, A2 इक्वल से, और इसको बोल सकते हैं A3, दिस इज A3 is also equal to A, all are of same magnitude। अब हमें रिजल्टेंट वेव जो बनेगा उसका एम्पलीट्यूड चाहिए, तो A1 A2 A3 को आप एक वेक्टर जैसा ट्रीट करना है और सबको वेक्टोरियली ऐड कर लेना है, यानी ये तीन वेक्टर हैं सेम एम्पलीट्यूड का, पहला से दूसरा के बीच में एंगल 60 और दूसरा और तीसरा के बीच में एंगल 60। तो सबसे आसान रास्ता ये है कि हम लोग सबको कंपोनेंट्स में बांटते हैं। इसको अगर एक्स एक्सिस मान लेते हो तो A2 का कंपोनेंट इधर अगर लेंगे, ऐसा देखिए, ये कैसा केस हो गया, फर्स्ट वेव इधर हो गया, सेकेंड वेव जो 60 डिग्री एंगल पे था ऐसे, ये 60 डिग्री एंगल पे था, तो ए का कंपोनेंट इधर लेंगे, ए cos 60, और इधर हो जाएगा ए sin 60, और थर्ड वेव यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे उसका एम्पलीट्यूड है 30 डिग्री, इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर, दिस एंगल इज 60, इट इज ए cos 60, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसमें ऐड कर दे रहे हैं ए sin 60। तो ऐसा हो गया, ये ए cos 60 और ये ए cos 60 कैंसिल, यानी सिर्फ ये ए बचा, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये और ये तो कैंसिल, तो सिर्फ ए बचा, एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन ए sin 60 प्लस ए sin 60 ये बचा 2a sin 60। तो फाइनली क्या बचा, सो यहाँ दिखा रहे हैं, फाइनली देखो इधर बच गया फाइनली ए, और अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया 2a sin 60, 2a sin 60। अब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और 2a sin 60 की वैल्यू हो जाएगी 2a sin 60 इज √3/2, मीन्स √3 टाइम्स a। तो एक एम्पलीट्यूड हो गया √3 टाइम्स a, दूसरा हो गया a, और एंगल 90 डिग्री, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होता है, रूट दो वेक्टर अगर 90 डिग्री एंगल पे हो तो दिस स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4a square, that is 2a। This is the final answer।
particle is subjected to two simple harmonic motion along x-axis and the other along a line making an angle 45 degree with the x-axis. यानी पहला का एम्पलीट्यूड इधर है x0, दिस इज a1, और सेकेंड वेव का सेकेंड SHM का एम्पलीट्यूड यहाँ से 45 डिग्री एंगल, एंगल ऑफ 45 डिग्री, और A2 की वैल्यू है S0, A2 इज S0। इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a square equals a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में 45 डिग्री है, सो इट इज x0 square plus s0 square plus 2 times x0 into s0 cos 45. Cos 45 is 1 by root 2. Therefore, resultant amplitude is given by x0 square plus s0 square plus root 2 से ये 2 कट जाएगा, x0 s0 root 2, ये हो गया आंसर। दिस इज द फाइनल।